ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? सब लोग सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आई होप कि जो भी चीज़ें कल हम लोगों ने लिटरेचर में पढ़े हैं आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि अगर रिवाइज साथ में करते जाएंगे तो ये आपके लिए लोड नहीं बनेगा। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए रिवीजन में डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ राइटर के और उनके छोटे छोटे चीज़ देखते चल रहे हैं वर्क्स, लेकिन हम जब डिटेल में वर्क्स करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट चांस होता है जब हम एग्ज़ाम से पहले ही अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे करीब आएगा टाइम आप उसको डिटेल्स में नहीं कर पाओगे। ओके, so I want to tell you something कि because in English literature we have many writers, many poets, हम लोग के पास बहुत से सिलेबस में हैं। तो मैंने आप ये सोचा है कि हम अगर एक ही राइटर को लगातार करते रहेंगे तो हम पढ़ेंगे तो उससे, लेकिन हमें अदर राइटर्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स नहीं पता हो पाएंगे, और फिर हमारे पास जब टाइम की शॉर्टेज रहेगी तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट तो हो जाएगा बट आपको अच्छे से इजीली समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग कुछ डे सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। मैं आपको अभी इसे बता दे रही हूँ। अब आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मंडे, 1 मिनट, आपका ये मंडे एंड ट्यूसडे हमें करना है विलियम शेक्सपियर। ओके, हमें मंडे ट्यूसडे विलियम शेक्सपियर करना है। And after that Monday and Tuesday 2 days, and Wednesday, Thursday and Friday ये हमें करना होगा अदर राइटर्स। ओके, अदर राइटर्स फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने शुरू किया है इस समय रोमांटिक एज से। रोमांटिक एज के आज हमने वर्ड्सवर्थ को लिया, तो यहाँ पर हम अदर राइटर्स को रखेंगे और सीक्वेंस वाइज हम करते जाएंगे। लास्ट डे आपका ऑन, अच्छा ये ओके, लास्ट डे हम लोग सैटरडे के दिन हम लोगों को टर्म्स करना है। ओके, बिकॉज देर आर मेनी टर्म्स और आजकल एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो हम लोग लिटरेरी टर्म्स करेंगे। ओके, हम लोगों को यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स रखना है सैटरडे को। आपका सैटरडे हुआ, टर्म्स। ओके, सो टर्म्स में हम लोग हर एक चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आपका लिटरेचर में व्हाट इज द एब्सर्डिटी, एब्सर्ड लिटरेचर, व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज लेक पोएट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पता चलेंगी। तो अभी हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं, आपको ये क्लियर हो गया? आप एक अपनी डायरी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि हमें मंडे टू ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे आपको विलियम शेक्सपियर करना है। हम लोग इसके 1 बाय 1 वर्क करते जाएंगे, एंड वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम लोग सीक्वेंस वाइज अदर राइटर्स करते जाएंगे। जैसे कि आज विलियम वर्ड्सवर्थ का डे है, आप जब सिलेबस चेक करोगे तो आपको शेक्सपियर के बाद वर्ड्सवर्थ का ही आपको जिक्र मिलेगा, और उनके बाद यही एक सीनियर राइटर है। देन उसके बाद हम लोग कीट्स, शेले, ये सब चीज़ें करते जाएंगे, और लास्ट डे सैटरडे को हमें लिटरेरी टर्म्स करना है। ओके, एनी डाउट? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ही इज अ ग्रेट राइटर ऑफ रोमांटिक एज, ही इज अ फादर ऑफ रोमेंटिसिज्म इन इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरह ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने पहली बार बोला कि हमें वी शुड थिंक अबाउट, वी गेट टू बैक टू नेचर, हमें नेचर के करीब जाना चाहिए, because nature has healing power
फॉर आवर डिप्रेशंस, स्ट्रेस, जो भी चीज़ें हमें आज मॉडर्न एज में चीज़ें सफ़र करने को मिल रही हैं, उनसे अगर हमें कोई बचा सकता है तो नेचर ही बचा सकता है। और ये आज का भी हमारा एक्सपीरियंस है। अगर हम अभी भी कभी सैड हैं, परेशान हैं, तो हम कहीं भी अगर गार्डन में, और आपको जो भी जहाँ भी अच्छा लगता है, जहाँ पर आपको पेड़ पौधे नदियाँ मिलती हैं, वहाँ आपको अच्छा लगेगा और एक हीलिंग पावर मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा या हम ये कर सकते हैं, दिस इज़ ईजी फॉर मी। ये नहीं लगेगा कि ओ गॉड ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एक सूदिंग पावर जब हमें कहीं से मिलता है ना, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हमारी माँ हो, हमें एक जैसा ही फील होता है और हमें लगता है कि यस वी कैन। ओके, सो ये उनका नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन उनका डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 770 है। ओके, हम सीधे याद कर लेंगे 7 अप्रैल 770, क्योंकि हमें सिर्फ डेट याद होने से मतलब है। हम इंटरव्यू में बैठेंगे तब हमें जो बोलना है हम उस लैंग्वेज में वहाँ बात करेंगे। इंग्लिश हो, आपको वहाँ वैसे भी इंग्लिश में ही बोलना है, बट तो हमें अगर हमें, क्योंकि हमें पहले एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम, तो हमें उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए हैं। एंड द प्लेस ऑफ हिज बर्थ कॉकर माउथ। ओके, आप इसे बांट करके ऐसे डिवाइड करके याद कर सकते हैं, कॉकर माउथ। आप ट्रिक अगर लगाना चाहें तो सीधे आप इस चीज को आप इस चीज को कॉकर ना करके ट्रिक की बता रही हूँ, इसमें थोड़ी सी हंसी आ सकती है, बट आप इसको कुकर भी बोल सकते हो। कुकर माउथ मतलब कुकर का मुंह खुला और बरसात बाहर। तो जस्ट इस फॉर जोक, और आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कॉकर माउथ इनका प्लेस है, बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था कि बर्थ प्लेस पूछे जाते हैं, वो सीक्वेंस से 4 प्लेसेस दे देंगे और उसमें पूछेगा कि इनका कौन सा है। तो कॉकर माउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में उनका बॉर्न हुआ था। अगर आप ये प्लेस देखना चाहोगे तो ये है कॉकर माउथ। ओके, ये कॉकर माउथ है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये कॉकर माउथ है। इस मैप में आपको यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर कम है, बट यही वो एरिया है। ओके, सो इनका डेथ हुआ था, सेम डेट है वर्ड्सवर्थ की, 23 अप्रैल है उनका डेथ। बर्थ का एंड डेथ का दोनों है, आपको पता है शेक्सपियर का, तो वही डेट इनका डेथ का है 23 अप्रैल 1850। 1850 में इनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? 1850। ये हमें ईयर ज़रूर याद रखना है, 1770 से 1850। ये इनका लाइफ का, आपका लाइफ टाइम का वो है। आई मीन 17 में, ये 70 में पैदा हुए और 1850 में इनकी डेथ हो गई। ओके, ये क्लियर हो गया। अब डेथ ऑफ प्लेस क्या था? रायदल माउंट, वेस्टरमोरलैंड, इंग्लैंड। लास्ट में ये रायदल माउंट में ही रह रहे थे जहाँ उनकी डेथ हुई, और ये उनका, ये आपको प्लेस ऑफ डेथ रायदल माउंट, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या था? कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड था। ओके, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो पोएट ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पर उनका वो प्लेस दोनों ही सेम था, कंट्री वही थी, लोकेशन। एंड बरील कहाँ हुए थे? सेंट ऑस्वाल्ड्स चर्च, ग्रासमेयर। ओके, दिस इज द प्लेस ऑफ वेयर ही वॉज बरीड। और यहाँ पर ये हमें कुछ कुछ क्लू से याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने रायदल माउंट याद कर लिया, कॉकर माउथ याद कर लिया, देन उसके बाद सेंट ऑस्वाल्ड चर्च। ये ऐसी कुछ ट्रिक है जिसकी वजह से आप कैटेगराइज करो कि आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। नेशनैलिटी इनकी इंग्लिश थी, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इंग्लिश पर्सन, एंड नोन एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ये 1843 में पोएट लॉरिएट बने आफ्टर रॉबर्ट सदे, और 1850 तक, अपनी मृत्यु तक, वो जब वो लास्ट टाइम तक वो पोएट लॉरिएट बने रहे हैं। फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, ये रोमांटिसिज्म, इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फादर बोले जाते हैं। ओके, इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फादर बोले जाते हैं। को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ये और एस.टी. कॉलेट्स, वर्ड्सवर्थ प्लस आपके एस.टी. कॉलेट्स मिल करके लिरिकल बैलेड्स लिखे थे। ओके, इसलिए बोला जाता है कि ही इज को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। और लिरिकल बैलेड्स कब आई थी फर्स्ट टाइम? तो ये आपकी 1798 में आई थी, 1798 में आई थी। एनी डाउट इज हियर? देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोएट लॉरेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ दैट टाइम 1843 से लेकर 1850 तक, second important point. And third, who is the father of English romanticism? So Wordsworth is the father of English romanticism, and he is also co-author of lyrical ballads. फैमिली बैकग्राउंड, इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है,
अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया कि नहीं, जॉन शेक्सपियर के फादर का नाम भी जॉन है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के उनके फादर का नाम भी, आपका जो पहला वो है वर्ड, वो जॉन ही है। सो द नेम ऑफ हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, ही वाज अ लीगल एजेंट ऑफ द अर्ल ऑफ लॉन्सडेल वहां पर एक थे, तो जो अर्ल वहां के थे उन्हीं के अंडर ये काम करते थे। मदर एना कुक्सन, ये इनकी माँ का नाम है, एना कुक्सन वर्ड्सवर्थ। हम्म हम्म ओके, तो ये कहा जाता है कि अपनी माँ से बहुत अटैच थे, जैसे हम लोग भी मम्मास बॉय देखे हैं ना, तो ये अपनी मम्मा को बहुत प्यार करते थे। और इनकी मम्मा इनके लिए, ये अपनी मम्मा के लिए बोलते थे कि माई मदर, शी इज द हार्ट she is the heart of all my learnings and loves. सो ये अपनी लर्निंग और अपनी लाइफ, अपने प्यार को, हर एक चीज़ का सेंटर अपनी माँ को मानते थे, एना कुक्सन, बिकॉज ही वॉज वेरी अटैच्ड टू हर मदर, टू हिज मदर। ओके, सो इनके लिए इन्होंने ये लाइन यूज की है, किसके लिए? फॉर हर मदर, द हार्ट ऑफ ऑल माई लर्निंग्स एंड लव्स। आजकल कुछ भी आपसे पूछ सकता है, देर इज, डोंट थिंक कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं, यू कांट डिसाइड इट, बिकॉज नाउ वर्ड इज दे कैन आस्क एनी थिंग, बिकॉज दे नो कि हम क्या पढ़ते हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है, कभी कभी हम बस वही पढ़ना चाहते हैं, बट दे नो कि उन्हें कैसे पेपर टफ बनाना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। सो हमें हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए वी हैव टू रेडी। ओके, सो द लाइन, तो हिज फादर नेम इज जॉन वर्ड्सवर्थ एंड ही वाज अ लीगल एजेंट फॉर द अर्ल ऑफ लैंडस्लेड, मदर्स नेम एना कुक्सन, एंड ही सेज फॉर हर मदर, my mother is the heart of all my learnings and loves. Next. फैमिली बैकग्राउंड, सबको पता है इनकी बहन का नाम डोरोथी है। ओके, बिकॉज अगर माँ के बाद वो किसी को इतना ज़्यादा पसंद करते थे और जिससे अटैच थे, तो वो डोरोथी हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। एंड ये डायरिस्ट भी हैं, डायरी लिखती थी, और इनके भाइयों का नाम रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ, ये इनके ब्रदर के नेम है। ओके, अगर आप सिक्वेंस उसमें रखना चाहोगे तो ऐसे आप एक लाइन में इनके नाम रख सकते हो। देयर इज अ पिक्चर ऑफ देम। ओके, फैमिली बैकग्राउंड में अगर लॉस का बोला जाए तो इन्होंने 1778 में ही माँ को खो दिया, मतलब 70 में पैदा हुए और ये 8 साल के थे करीब, तो 1778 में इनकी माँ का डेथ हो गया, एंड फादर का डेथ 1783 में हुआ, 1783। डीपली अफेक्टेड हुए थे, बिकॉज क्योंकि एक जब, हाँ मतलब वो पैदा ही हुए हैं 1770 में, और 8 साल बाद उनकी माँ की डेथ हो जाती है, और कुछ सालों बाद इनके फादर की भी। तो उस हर ऐसी दुर्घटना से एक कोई भी इंसान अफेक्टेड होना उसका तय है। अब एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ की बात करें तो वो हॉक्सशेड स्कूल में पढ़े हैं, हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में। उनकी प्राइमरी एजुकेशन या अर्लियर एजुकेशन जो हुई है हॉक्सशेड स्कूल में हुई है। एक्सेल थे इन लिटरेचर एंड नेचर ऑब्जर्वेशन, नेचर ऑब्जर्वेटर वो तभी से थे, उनका नेचर ऑब्जर्वेशन का हमेशा से वो रहा है, बिकॉज अगर कोई इतनी एज में अपनी माँ को खो दिया है और कुछ सालों बाद पापा की भी डेथ हो गई है, और तो हमें कहीं से अगर कोई एनर्जी चाहिए, हमारा कोई तो स्रोत होना चाहिए, सोर्स, तो उनका सोर्स बन गया था नेचर। और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई सेंट जॉन्स कॉलेज से की, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो था, एफिलिएटेड था, और उसकी टाइमलाइन है 1718
1787 से लेकर के 1791 तक, 91 तक। तो हमें लास्ट टाइम अच्छे से याद रखना है, बिकॉज आफ्टर 1791 ही वो ट्रैवल करना शुरू किए, जिसमें वो फ्रांस गए। तो उसके बाद में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ग्रेजुएट विदाउट एकेडमिक डिस्टिंक्शंस बट डेवलप्ड पोएटिक पैशन, मतलब उन्हें एकेडमिकली ही वाज नॉट वेरी गुड। अक्सर कई राइटर्स को हमने देखा है कि वो एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बट उन्होंने अपने वर्क से अपनी पहचान बनाई है, अपने पैशन को इतनी ईमानदारी से किया है कि उसकी वजह से आज उनकी पहचान है। नेक्स्ट, ट्रेवल्ड, मैंने बोला आपको 1791 के बाद जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, बिकॉज उन्हें लगा कि विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल मैं बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बहुत चीज़ों को जान सकता हूँ। और ये हम में से हर किसी को लगता है कि हम जितना चीज़ों को पढ़ के जानेंगे उतना, अगर हम कुछ चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, अगर आप ईवीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और वो चीज़ें आप नेचर में ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो उतना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। इसलिए आप कभी भी ईवीएस, साइंस, इनके चीज़ें कुछ भी पढ़ें तो आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें, ऑब्जर्व करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके नॉलेज के लिए। सो ट्रेवल टू फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस समय क्या हो रहा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये आपका स्टार्ट ही कब हुआ था? 1789, जस्ट अपोजिट द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। 1798 में वो आपका पब्लिश हुआ है पहली बार, और 1789 में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, चल रहा था उस टाइम पे। और जब वो गए 91 अराउंड 92, तब भी वो डिस्टर्बेंस बना हुआ था, रेवोल्यूशन चल ही रहा था उस टाइम पे। इम्ब्रेस्ड रिपब्लिकन आइडल्स, तो वहाँ पर हर लोगों ने फिर अपनी जो पब्लिक के हिसाब से जो चीज़ें आइडल्स थी उनको माना जाने लगा। फ्रेंच किसी भी रेवोल्यूशन के बाद ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं वो हट जाती हैं, नेगेटिविटी, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो उभर कर आती हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलते हैं, एनेट वैलन से। Annette Wallin, this name is also important. Annette Wallin, she's a girlfriend of, ये इनसे इनका लव अफेयर चलता है, और ये फ्रेंच वुमेन है। ओके, ये पूछ सकता है, तो शी वॉज अ फ्रेंच वुमेन। और बिकॉज ये 1791 की बात हो रही है जब वो गए थे, 92 में आते हैं। उसके बाद क्या होता है? 91 में एक्चुअली वो जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा होता है, तो रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस से इंग्लैंड वालों को, जो भी बाहर के लोग आते हैं उन्हें वापस जाना पड़ता है अपनी कंट्री में, तो ये वापस आ गए। और 1792 अराउंड इनकी एक बेटी पैदा हुई, कैरोलिन। ओके, कैरोलिन बेटी का नाम था, जो एनेट वैलन और वर्ड्सवर्थ की बेटी हुई, विलियम वर्ड्सवर्थ की। लेटर बिकम डिसइल्यूजन विद द रेवोल्यूशन वायलेंस। धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें डिसइल्यूजन मतलब चीज़ें क्लियर हुई, एल्यूजन्स जो थे वो चीज़ें हटे उसकी वजह से। अब हुआ क्या कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम वापस तो आ गए, और हालांकि उनका आने का मन नहीं था ऑब्वियसली, अगर बच्ची हुई है तो बिल्कुल नहीं। और ऐसा सिचुएशन उन्हें समझ में, मतलब उन्हें पता तब चला जब वो वापस आ गए, और फिर जब शांति हुई तो लौटना चाहें। उसके बाद उनकी लाइफ में मैरी हचिंसन आती हैं। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ हिम, और ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी कज़न भी हैं, दूर के रिश्ते, मतलब दूर के रिश्ते की, बट इट्स नॉट क्लियर, बट ऐसा मतलब कई क्रिटिक्स का मानना था। तो ये हुआ कि मैरी हचिंसन अब जब उनके सामने मैरिज का प्रपोजल रखती हैं, कौन? मैरी हचिंसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो थोड़े से सैड हो गए और कंफ्यूज्ड हो गए विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज एट दैट टाइम थोड़ा बहुत लव का, प्यार का, एक फीलिंग का इम्पोर्टेंस था। तो वो पहले एनेट वेलन के बारे में सोचते हैं कि मैं उसको कैसे चीट करूं। इफ़ शी विल गिव परमिशन, इफ़ शी इज़ रेडी टू मूव ऑन, तो मैं तभी मैरी हचिंसन से शादी करूंगा। अगर वो रेडी है मेरे साथ आने को, मेरे पास रहने को, मेरे साथ रहने को, तो मैं शादी नहीं करूंगा। और बाद में मैरी हचिंसन एंड वर्ड्सवर्थ ये दोनों जाते हैं, और किसी तरीके फिर ये एनेट वेलन से मिलते हैं वर्ड्सवर्थ, और उसके बाद वो कैरोलिन से भी मिलते हैं, और उसके बाद फिर वो उनकी राय जानते हैं एनेट वेलन की, और उसके बाद फिर ये उनकी तरफ से हाँ होता है, और ये मैरी हचिंसन से शादी कर लेते हैं
1802 में, ओके 1802 में इनकी शादी हो जाती है। अ चाइल्डहुड फ्रेंड, शी वाज आल्सो अ चाइल्डहुड फ्रेंड, एंड उनसे इनको 5 बच्चे होते हैं, 5 चिल्ड्रन, जिसमें से 2 डाइड हो जाते हैं बचपन में ही। और इससे इनकी पोइट्री भी इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज पोएट क्या है, पोएट या पोइट्री है, पहली बात तो लिटरेचर ही क्या है, इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी। जो भी आपकी सोसाइटी में हो रहा है लिटरेचर वही दिखाता है। और ऑब्वियसली अगर राइटर के लाइफ में, ऑथर के लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी बुरी जो भी होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसकी ऑटोबायोग्राफी या किसी भी वर्क में वो चीज़ें निकल के आती हैं। और अगर वो सैड है या उसकी लाइफ में कोई अनहैपनिंग चीज़ें हुई हैं, वो भी आपको इसकी पोइट्री में देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंसिंग हिज लेटर पोइट्री, इस चीज़ को उनकी पोइट्री में हमें इन्फ्लुएंस भी दिखा। क्लोज इमोशनल बॉन्ड किसके साथ था, डोरोथी के साथ था। डोरोथी इनकी सिस्टर थी, हुज जर्नल्स इंस्पायर्ड सेवरल पोएम्स। नेक्स्ट आते हैं तो फ्रेंडशिप विद कॉलिड्स, इनके फ्रेंड्स के नाम थे, ये कॉलिड्स से इनकी फ्रेंडशिप थी। सदे थे जो कि 1843 में इनकी डेथ हुई, 1843 में जब ये आपके पोएट लॉरेट बने। दे क्वेंसी 1843 अराउंड कॉलिड्स की भी हुई है। दे क्वेंसी एंड हैजलिट, ये इनके 4 फ्रेंड्स थे, और भी फ्रेंड्स थे बट दे वर स्पेशल। आई मीन दे, ये अक्सर साथ में इनकी कुछ को वर्क या फिर चीज़ें देखी जाती थी। सफर्ड ग्रीफ फ्रॉम लॉस ऑफ चिल्ड्रन एंड बिकेम फ्रेंड्स, जब इन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, कुछ बच्चों को, तो इससे वो बहुत ज़्यादा सैड थे। और जब हम सैड हैं तो हमें एक अच्छा साथ चाहिए, चाहे वो एक अच्छे दोस्त का हो, अच्छे फ्रेंड्स, आई मीन भाई बहन भी हो सकते हैं, तो हमें एक अच्छा साथ चाहिए। उस समय की वजह से इनके ये लोग दोस्त बने। अब होता क्या है कि इन्होंने जब ये वहाँ से आते हैं 1792 में लौट कर आते हैं। 1792 में जब ये जाते हैं मिलने के लिए तो कैरोलिन से मिलते हैं, और एक शाम को कैरोलिन और वहाँ पर ये लोग टहल रहे होते हैं। तो जब वो वहाँ से आते हैं तो उसको याद करके वो अपनी एक वर्क लिखते हैं, एन इवनिंग वॉक और आपका ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये दोनों वर्क साथ में ही पब्लिश हुआ था 1793। तो इन इवनिंग वॉक इनकी और ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इसमें इन्होंने कलेक्शन, इसमें बहुत से ऐसे उसके स्टोरी के बारे में है। तो ये आपका दोनों वर्क साथ में आता है, और इस तरह से ये आपका अर्ली वर्क का अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया तो ये दोनों हैं। हमें विद डेट याद रखने हैं। 1751 में वापस आए, 1792 में वो फ्रांस मतलब उनकी कैरोलिन होती है, और 1793 में इन्होंने एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा। लैंडमार्क मोमेंट उनकी लाइफ में क्या रहा, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। यही एक वर्क है जिसने रोमांटिसिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और उसको लोगों की नज़र में लेकर आया। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, तो इसकी डेट मैंने आपको पहले ही बताई है, आप इसकी डेट ज़रूर याद कर लीजिएगा। 1798 1798 इसकी डेट है। और बिकॉज ही वॉज को ऑथर, तो इन्होंने सैम्यूल टेलर कॉलिड्स के साथ लिखा, एसटी कॉलिड्स का इन्होंने लिखा था, जिसमें कि टोटल 23 पोएम्स थे। 23 टोटल पोएम्स थे, उसमें से 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 एसटी कॉलिड्स ने लिखा था। ओके, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। इसमें 23 पोएम्स है, जिसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 पोएम्स ओनली एसटी कॉलिड्स ने लिखा था। और इस जो ये पोएम स्टार्ट होती है, लिरिकल बैलेड्स, एसटी कॉलिड्स के पोएम से स्टार्ट होती है और वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे से खत्म होती है ये। ओके, सो इन्होंने पोइट्री में ये कहा कि कॉमन लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज वेरी कॉमन पर्सन, और वो नेचर के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। तो उन्हें पता है कि नेचर हर एक इंसान को, हर एक चीज़ को अपनी गोद में लेती है, उसके लिए कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं है। तो वो ऐसे पहले राइटर निकल कर आते हैं जो पोइट्री या फिर अपने वर्क को कॉमन पीपल के लिखते हैं। तो उनका सबसे बड़ा ही एम यही था, पोइट्री उनकी जो भी हो, लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन के लिए हो, रस्टिक पीपल के लिए हो, शेफर्ड्स के लिए हो, जो चीज़ों को आसानी से समझ सके। क्योंकि न्यू क्लासिकल एज के बाद रोमांटिक एज आता है। न्यू क्लासिकल एज में क्लासिसिज्म्स के ग्रीक और रोमन के बहुत से वर्क ग्रीक वगैरह को कॉपी किया गया था, लिखा गया था, और वो एक सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करते थे, उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें होती थी, वो कॉमन मैन को जोड़ नहीं पाती थी। तो उस समय क्लास चीज़ों को पढ़ के, इन चीज़ों को हर किसी को
बहुत ज़्यादा मतलब एक बोरियत सी हो गई थी। तो इसका फ़र्क ये पड़ा कि उसके बाद रोमांटिक एज में पोयम फॉर कॉमन पर्सन, फॉर कॉमन मैन, पोयम फॉर कॉमन लैंग्वेज, इनके लिए आना शुरू हुआ और फोकस्ड ऑन नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस होने लगा। बिकॉज कॉमन मैन, कॉमन पर्सन के लिए लिखा जा रहा है तो इट्स कॉमन की सिंप्लिसिटी तो होनी ही है। ओके, सिंप्लिसिटी तो होनी ही है। और एन इमोशंस अपॉइंटेड पोएट लॉरेट कब? 1843 में। एटीन 1843 में ये पोएट लॉरेट बने। 1 सेकेंड, मैम okay, some issue was there, sorry for that, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। तो आगे हम बताते हैं कि कॉमन पर्सन के लिए था तो नेचर पे ज़्यादा फोकस होने लगा, सिंप्लिसिटी पर, एंड इमोशंस इंपॉर्टेंट होने लगे, इमोशंस को ध्यान में रख के चीज़ें की जाने लगी। और अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये आते हैं कि वो अगर लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे, बहुत ज़्यादा दुख झेला उन्होंने, बट उनको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी लास्ट में मिलता है, वो पोएट लॉरिएट बनते हैं इन 1843 में आफ्टर रॉबर्ट सदे। इनसे जस्ट पहले पोएट लॉरेट 1843 तक रॉबर्ट सदे रहे और उसके बाद आपके ये टेनिसन आते हैं। ओके, जब 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद टेनिसन आते हैं। कंटिन्यूड राइटिंग ऑटोबायोग्राफिकल एंड फिलोसफिकल वर्क्स इन लेटर ईयर्स। इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल फॉर एग्जांपल आपके बहुत लॉन्ग पोएम लिखे। फिलोसफिकल में आपका ये ऑटोबायोग्राफिकल में आपका टिंटानेबे हो गया, और भी चीज़ें आती हैं। फिलोसफिकल में ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये सारी आती हैं चीज़ें। तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल और फिलोसफिकल इन चीज़ों को हमें इनके वर्क में मिलता है। बिकम मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड, और इसकी वजह से वो उस टाइम के मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड बन गए। मतलब उन्होंने एक तरह से नेचर को भी हमारा नर्स, हमारी मदर, हमारा हर एक चीज़ उन्होंने उस चीज़ को करके शो किया। आज ये भी आपको बता दूं कि वर्ड्सवर्थ एक टीचर बनना चाहते थे। उनका मतलब था कि अगर कुछ बनना है सो आई वांट टू बी अ टीचर। दे कंसीडर टीचर्स अ ग्रेट पोएट। वो टीचर्स को बहुत ही रिपोर्टेटेड और बहुत ही ग्रेट मानते थे। तो उनका मन था कि अगर मैं या तो मैं टीचर बना या तो मैं कुछ नहीं बनूंगा। तो अब वो राइटर है तो एक तरह से टीचर ही है, बिकॉज राइटर भी हम अपने वर्क के थ्रू से हमें बहुत कुछ चीज़ें समझाता है। तो उन्हें टीचर बनना बहुत पसंद था। लिरिकल बैलेट्स उनकी आती है 1798 में, 1800 में भी आती है, जिसमें प्रीफेस ऐड करते हैं, और ये आपकी इंग्लैंड में पब्लिश होती है, ये अमेरिका में पहली बार पब्लिश होती है। फाउंडेशनल रोमांटिक टेस्ट, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड किया। उसके बाद आ जाते हैं टिंटानेबे। तो आपका पहला जो वर्क होता है जिससे इनको बहुत एक उपलब्धि मिलती है राइटिंग के फील्ड में, तो इनका लिरिकल बैलेट्स है, और ये टिंटानेबे इसी में इंक्लूड है। पर ये क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सेपरेटेड वर्क भी हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये टिंटानेबे एक पोयम है, और ये पोयम आपका 1798 में लिरिकल बैलेट्स में ही पब्लिश हुआ है। उसी के साथ ये कैसी पोयम है? मेडिटेटिव लिरिक ऑन मेमोरी एंड, आपकी ये मेडिटेटिव है लिरिक, जिसमें वो नेचर को एक ध्यान की मुद्रा में, ध्यान की उसमें वो करके देखना चाहते हैं। तो ये मेडिटेटिव लिरिक है आपकी। लिरिक क्या होती है? जस्ट लाइक अ सॉन्ग ऑन मेमोरी एंड नेचर। तो नेचर को वो उसमें मेडिटेटिव उनको वो दिख रहा है चीज़ें,
एंड आप नेक्स्ट आ जाइए द प्रिल्यूड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल इपिक है। ये एक्चुअली इसको बहुत बड़ा लिखना चाह रहे थे, जैसे हमारे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है और भी चीज़ें लिखी है, तो ये 14 बुक्स में आई भी थी। वो 12 बुक में आई थी आपकी पैराडाइज लॉस्ट, और ये 14 बुक्स में, पर इसे पूरा नहीं कर पाए थे बिकॉज उनकी डेथ हो गई थी और उन्हें बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड करनी थी, तो वो नहीं लिख पाए थे। तो 1850 में आफ्टर पॉस्टमसली, इनके मरने के बाद ये पब्लिश होती है और ये वर्क ब्लैंक वर्स में रहती है। ब्लैंक वर्स के बारे में हम लोग टर्म्स में पढ़ेंगे, इसलिए हमने टर्म्स की एक अलग से दिन रख दिया है सैटरडे को, क्योंकि उसमें आपको ब्लैंक वर्स हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। तो पहले ए में जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगे, देन बी का ऐसे करते हुए चलेंगे हम, या फिर हमें जैसा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लगेगा पहले हम उन्हें पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स हो गए, मूवमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें तो ब्लैंक वर्स में लिखी गई। ये इसका आपका फ्रंट का पेज है। वर्ड्सवर्थ कॉलेट्स, लिरिकल बैलेट्स एंड अदर पोएम्स, इनमें इनकी कई पोएम्स आई थी। ओड, मैंने आपको बताया ओड भी इन्होंने लिखा था इसमें। इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इसका टाइमिंग आपका डेट है 1807। एक्सप्लोर मेमोरी, चाइल्डहुड एंड स्पिरिचुअल विजन, ये सारी नैरेटिव बहुत ही लेंदी पोएम है, तो इनसे लाइंस कभी कभी कुछ कुछ आ जाती हैं, हम लोग इसके इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ लेंगे। और शॉर्ट पोएम मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी विद टेक्स्ट, और लॉन्ग पोएम्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट वो लाइंस बता दूंगी बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और उनसे उनके फैक्ट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये एक्सप्लोर्स मेमोरी, चाइल्डहुड एंड स्पिरिचुअल विजन। देन नेक्स्ट माइकल 1800, दिस इज द ट्रैजिक टेल ऑफ रूरल लाइफ, ये आपका वर्क है माइकल। इससे लाइंस भी आते हैं कभी कभी, बट अभी तो फिलहाल नहीं दिखा, बट इनके कुछ कोट दिखे हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। सॉलिटरी रीपर बहुत अच्छी पोएम है इनकी। एंड लूसी पोएम, जिसमें 5 पोएम्स हैं लूसी के ऊपर, वो एक उसको पूरे लूसी पोएम्स के नाम दिए गए हैं कलेक्शन में। एंड लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, नोन फॉर इमोशनल डेप्थ एंड नेचुरल इमेजरी, इन्होंने नेचुरल इमेजरी का बहुत यूज़ किया है। किसी चीज़ को इमेज में दिखा करके उन्होंने उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को बताया है, नेचर के थ्रू। इसमें आपके नेक्स्ट वर्क लाउडामिया है। ये सारे उनके वर्क के नेम हैं, आपको वर्क के नेम पता होने चाहिए। सीधे पूछ रहेगा कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किसकी वर्क है, तो यू शुड नो कि दिस इज अ वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका एक और भी नेम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का, लीज गैदरर। तो जो पोएम के अदर नेम्स भी हैं, प्ले के सबटाइटल्स भी हैं, वो हम प्ले या फिर पोएम के साथ करते जाएंगे। उसके बाद इनकी बहुत अच्छी पोएम है टू अ स्काई लार्क, फिलोसफिकल है, स्पिरिचुअल है और अंडरटोन्स प्रोज हैं ये। उसके बाद इनकी आती है प्रिफेस, मैंने आपको बताया 1800 में लिरिकल बैलेट्स में प्रिफेस जोड़ दिया जाता है। सो प्रिफेस टू लिरिकल बैलेट्स इन 1800। एक इनकी आती है 1798 में और दूसरी 1800 में आती है, और एक 1802 में आती है और एक 5 में आती है। तो ऐसे करके हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे। लिटरेरी मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोइट्री, ये अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोइट्री इन रोमांटिक एज, तो ये आपका लिरिकल बैलेट्स इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट नोटेबल वर्क्स में गाइड टू द लेक्स, गाइड टू द लेक्स, लेक्स इनकी एक वर्क है। देन 1810 में और रिवाइज्ड हुआ है 1835 में। अर्ली एग्जाम्पल ऑफ नेचर टूरिज्म राइटिंग, क्योंकि वो मैंने आपको बताया 1791 के आसपास से जैसे ही वो कॉलेज कंप्लीट करते हैं वो टूर करने लगते हैं, फ्रांस जाते हैं और भी अदर कंट्री में जाते हैं, तो उसको वो पूरी अपनी राइटिंग में, अपनी राइटिंग के थ्रू वो दिखाते भी हैं। उसके नेक्स्ट आपका है एसेज ऑन एपिटैफ्स 1810 में। रिफ्लेक्शंस ऑन डेथ एंड इमोर्टैलिटी, उसमें इन्होंने इसमें डेथ और रिफ्लेक्शंस के इमोर्टैलिटी के बारे में बात किया है। इनिशियली प्रेज्ड बाय रोमांटिक पियर्स, उनको उनके साथ के जो लोग थे, पियर्स मीन साथी जो होते हैं आपके कंटेम्प्रेरी राइटर्स, कंटेम्प्रेरी आपके टाइम के साथी, तो उन्होंने इनकी इनिशियली इनके पहले इनके काम को बहुत उसकी सराहना भी की, जिसमें से कॉलेट्स और सदे हैं। लेटर क्रिटिसाइज्ड फॉर सेंटिमेंटैलिटी, और इतने सेंटिमेंटल थे वो कि इसके बाद उन्हें कुछ चीज़ों के लिए बुराइयां भी सुननी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल टी.एस. एलियट, वो जो उनकी सबसे फेमस एक वो है
कोट है पोइट्री के लिए कि पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन विच इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि दिस इज नॉट एन इमोशन, ये escape फ्रॉम इमोशन है। उन्होंने पोइट्री, इनकी पोइट्री की डेफिनेशन को सरे से नकार दिया। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि बाद में इनकी सेंटिमेंटालिटी की वजह से क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं, इनके पेयर्स भी करते हैं, और मॉडर्न एज में आकर के कुछ राइटर्स जब हमें देखने को मिलते हैं वो भी उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। विक्टोरियंस एडमायर्ड हिज मोरालिटी, और विक्टोरियंस इनकी मोरालिटीज को पसंद करते हैं, एंड रिवरेंस फॉर नेचर, नेचर से हर किसी को लगाव हो चुका था, तो उसकी वजह से इनके वर्क की बहुत तारीफ होती थी। मॉडर्न क्रिटिसिज्म, उस समय आपके एम.एच. अब्राहम्स, इनके बारे में तो नाम आपने सुना ही होगा, इनकी बुक से मैं आपको बहुत से टर्म्स मतलब बताऊंगी भी और भी जगह से, और स्पेशली इन्होंने ये एक मॉडर्न क्रिटिसिज्म के नाम में मतलब के वर्ल्ड में इनका काफ़ी नाम है। ये आपके एम्फेसाइज करते हैं इमेजिनेशन एंड साइकोलॉजी पर। इनके लिए अगर इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट है तो साइकोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में अगर हम सबसे बड़ा टर्म देखेंगे तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो मॉडर्न एज की बहुत ही मेन क्वालिटी है। हर्नोल्ड ब्लूम, इन्होंने बोला है, अभी हम ये देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने क्या बोला है, तो इम्पॉर्टेंट अभी दो ही चीज़ इनके बारे में है। तो हर्नोल्ड पिंटर इन्हें कहते हैं कि ही इज़ द सेंट्रल पोएट ऑफ द रोमांटिक ट्रेडिशन, ये सेंट्रल पोएट है रोमांटिक ट्रेडिशन के। लेटर क्रिटिक्स एक्सप्लोर हिज आइडियाज ऑन नेचर, मेमोरी, पॉलिटिकल रिट्रीट एंड मैस्कुलिनिटी। टी.एस. इलियट क्रिटिसाइज करते हैं कि ही हैज़ इगोइस्टिकल सबलाइम, इगोइस्टिकल सबलाइम, ओके। ये इलियट नहीं, आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये आपके कीट्स बोलते हैं, ओके। सो आई विल चेक इट आफ्टर दैट क्लास। तो ये आपके 1 मिनट, तो यहाँ पर आपकी ये इलियट नहीं बोलते हैं, ये आपकी लाइन इनको इगोस्टिकल सबलाइम 1818 में जॉन कीट्स बोलते हैं। देन को फाउंडर ऑफ रोमांटिक इंग्लिश रोमांटिसिज्म कॉलिड्स, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि लिरिकल बैलेट की वजह से ही बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए लोगों को, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क निकला जो कि कोऑपरेट विद को राइटर वॉज देयर कॉलिड्स, ओके। इंस्पायर्ड फ्यूचर पोएट्स, इनकी जो चीज़ें थी बहुत लोगों को इंस्पायर की, जिसकी वजह से शैली, कीट्स, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, टेनिसन। अच्छा, इसमें कौन किस एज का राइटर है ये बताइए मुझे, बताइए इसमें कौन किस राइटर का है, किस एज से बिलोंग करता है। तो देखिए इसमें शैले और कीट्स ये आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं, एंड ब्राउनिंग, अर्नल्ड, टेनिसन ये तीनों विक्टोरियन एज के राइटर हैं, ओके। दे बिलोंग टू सेम एज, ओके, टू द सेम एज। डीप इम्पैक्ट ऑन नेचर राइटिंग, इन्वायरमेंटलिज्म एंड पर्सनल लिरिसिज्म, ओके। इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया नेचर राइटिंग को इनके वर्क ने। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स रिमेन्स अ की क्रिटिकल टेक्स्ट इन पोएटिक थ्योरी, पोएटिक थ्योरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लिरिकल बैलेट्स का। contributed to redefining the role of poet as a moral visionary, पहले ही आपको बताया था कि क्योंकि वो टीचर बनना चाहते थे तो उनकी नज़र में इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता था, और उसी तरह उन्होंने पोएट को एक ऐसा बोला कि दे हैव मोरल विजनर, ठीक है, उनके पास मोरल विजन है। सो पोएट एज मोरल विजनरी, वो आपको मोरालिटी के बारे में समझा सकते हैं। पोएट के पास उनकी राइटिंग के थ्रू ये पावर है कि वो आपको एक सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। सेलिब्रेटेड एज इंग्लैंड्स नेशनल पोएट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, ओके।
जिस तरह से एलिजाबेथन एरा में और ऑल टाइम के लिए बोला जाए तो नेशनल पोएट आपके इंग्लैंड के नेशनल पोएट विलियम वर्ड्स शेक्सपियर रह चुके हैं। और ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा बोला जाता है कि इंग्लैंड के अगर नेशनल पोएट कोई इनको मानता था विक्टोरियन एरा के लिए तो उस समय वर्ड्सवर्थ उस नाम पर आ चुके थे, बट शेक्सपियर वॉज देयर, वो ऑलरेडी वो इंग्लैंड के नेशनल पोएट थे ही। ये मैं विक्टोरियन एरा की बात कर रही हूँ। इनका डेट टाइमिंग हम देख चुके हैं 23 अप्रैल 1850, सेम डेट एज शेक्सपियर। डेट आपका मैच कर रहा है, ओनली डेट। ओके तो ईयर हमें ध्यान देना है, बस ईयर हमें याद हो जाएगा। अच्छा उनका डेट क्या था वर्ड शेक्सपियर का? उनका तो बर्थ का डेट और डेथ जो डेथ की डेट है दोनों सेम है। ओके DOB आपका आई मीन डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ दे बोथ आर सेम। सो उनका पूरा टाइम डेट क्या है? 23 अप्रैल 1564 को वो बॉर्न हुए एंड 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हुई। तो इनका हमें ये याद हो जाएगा कि 1850 ओनली, दिस इज डिफरेंट। तो 23 अप्रैल 1850 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ होती है ड्यू टू प्योरेसी। ठीक है, उन्हें एक प्रॉब्लम थी प्योरेसी की, इसकी वजह से इनकी डेथ होती है। उसके बाद हम आते हैं मेजर वर्क्स और उनकी थीम पर, क्योंकि अगर हमें मेजर वर्क पता चल गया और थीम पता चल गया तो जैसे कभी कभी कोई कुछ कोटेशंस आते हैं तो उनकी लाइंस को पढ़ करके हम उनकी थीम्स का एक एजम्पशन लगा सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं कि वेयर इट केम फ्रॉम। Okay, so lyrical ballads include key poems such as Tintin Abbey and VR7। VR7 के बारे में पूछा जा चुका है कि ये पोएम किस कलेक्शन से ली गई, कहाँ से? तो ये लिरिकल बैलेड्स से है, ये सारे इंक्लूड हुए हैं लिरिकल बैलेड्स में। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये इसका पूरा नाम है टिंटन एबे का। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, और ये कौन सी रिवर के पास में होता है? वाई। ओके ये वाई रिवर के पास जाते हैं जहां पर ये टिंटन एबे का वो इसके बारे में लिखते हैं। और रिफ्लेक्ट्स ऑन मेमोरी, बिकॉज ये वहां पर रिविजिट करते हैं, एक बार तो जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा भी जाते हैं और उसके बाद लिखते हैं। इस पे विजिट कई बार करते हैं तो रिविजिट्स इनका ये 4-5 टाइम्स चलता है। और उसके बाद ये कहाँ है? वाई रिवर के पास। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट? रिफ्लेक्ट्स ऑन मेमोरी, नेचर एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ओके so there are two works, I mean work is only collection is a lyrical ballads, but इसमें ये poems आती हैं तो इनके बारे में ये बात हो रही है। द प्रिल्यूड पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे यही कि ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसमें। वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोयम। ओके एपिक पोयम, लॉन्ग पोयम है तो ये एपिक पोयम है। published after his death, published posthumously in 1850 in 1850। posthumously जब भी कहीं लिखा रहे तो आप समझ जाइए कि राइटर, पर्टिकुलर राइटर की लाइफ खत्म होने के बाद, उसकी डेथ हो जाने के बाद उस काम का होना। द प्रिल्यूड आपका ट्रेसेस हिज पोइटिक डेवलपमेंट, उनकी पोइटिक डेवलपमेंट को दिखाता है। एंड डीपनिंग और गहराई को दिखाता है उनके रिलेशंस को विद नेचर, कि वो नेचर से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उनको वो कितनी अटैच्ड है वो नेचर से। बिकॉज माँ तो रही नहीं, बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो उनके लिए नेचर ही उनकी माँ, उनकी एंकर, उनकी हर एक चीज़ रही है। द एक्सकर्शन 1814 में एक्सकर्शन इनकी इन्होंने लिखी है, इज अ फिलोसफिकल कंटिन्यूएशन, ये भी फिलोसफिकल है और प्रिल्यूड्स थीम्स, प्रिल्यूड के अंदर ही इंक्लूड है ये एक्सकर्शन, तो इसमें भी सेम थीम है आपका फिलोसफिकल। हिज लूसी पोएम्स, ये एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ लॉस, ब्यूटी एंड मोर्टैलिटी थ्रू अ मिस्टीरियस फिगर लूसी। ओके मतलब लूसी क्या है? एक मासूम सी बच्ची है, अब जब उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसे कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम है तो होती है, तो यहाँ पर थीम क्या बनेगा? लॉस, ब्यूटी, इतनी सुंदर इतनी अच्छी बच्ची के लिए वो जो गुजर गई उसके लिए उन्होंने उसको डेडिकेट किया है। तो ब्यूटी, मोर्टैलिटी की मतलब नो बडी इज इमॉर्टल, हर किसी को जाना है, बट ओनली थ्रू द वर्क पोएट कैन सेव द मेमोरी ऑफ दैट पर्सन। ओके दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग। Ode intimation of immortality,
ये इनकी अदर लॉन्ग पोएम है। सेलिब्रेट द स्पिरिचुअल कनेक्शंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड नेचर। जब वो आप पोएम पढ़ोगे या फिर आप आई थिंक आप पढ़े भी होगे एक दो बार, तो उसमें उसमें जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कैसे कनेक्ट रहता है नेचर से, गॉड से, उन चीज़ों को दिखाया है, और वो कैसे यहाँ आकर हर चीज़ भूल जाता है, उस पर बात करते हैं। ओके ओके सो हिज पोइट्री ऑफ इन आइडलाइज रूरल लाइफ। ज़्यादातर इनकी पोइट्री रूरल लाइफ के बारे में बात करती है, क्योंकि पहले ही बता दिया आपको कॉमन मैन के बारे में बात हो रही, कॉमन लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, तो ये रूरल लाइफ के बारे में बात करती है। हम बात कर रहे थे ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की, तो वो चिल्ड्रन और नेचर के बारे में बात करती है, उनके कनेक्शन के बारे में बात करती है। इसकी आप जब पहली लाइन ही पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। The child is a father of man। है ना, ये मतलब बिल्कुल यूफेइज्म टाइप का, कि बिल्कुल अपनी बातों को ये एक तरह से देखा जा सकता है बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात की। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन। क्या एक बच्चा भी कभी हम लोगों के लिए वो हो सकता है, बट यस नेचर के थ्रू वो हमसे भी बड़ा है, क्योंकि वो हमसे आपसे ज़्यादा कनेक्ट है। ओके तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस पोयम की वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाया है। वर्ड्सवर्थ पोइट्री रिफ्लेक्ट्स पैंथेइस्टिक व्यूज। पैंथेइस्ट क्या होता है? पैन मीन्स ऑल, ओके, और थेस्ट मीन्स जिसको किसी चीज, जिसको रिलीजन या किसी भी चीज में श्रद्धा हो। सो वर्ड्सवर्थ वाज अ पेंथेइस्ट। जैसे हम शेक्सपियर को प्लेगरिस्ट बोलते हैं। प्लेगरिस्ट मतलब कि कहीं से किसी भी चीज को, वर्क को चुरा के लेना या फिर उसे कॉपी करना, उसी तरह वर्ड्सवर्थ को पेंथेइस्ट बोला जाता है। पेंथेइस्ट मतलब अ पर्सन हु सीज गॉड या हु सीज पॉजिटिव थिंग्स इन एवरीथिंग, जिसके लिए नेचर ही सब कुछ है, जिसके लिए वो हर एक चीज में नेचर को, हर एक चीज में गॉड को देखता है। तो दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड पैंथेइस्ट। पैंथ मीन्स ऑल, ओके, जो हर चीज को समान रूप से माने। सीइंग गॉड इन द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड में उसे भगवान दिखते हैं, वो प्रकृति की ही भगवान की तरह पूजा करता है। रिकरिंग थीम्स इंक्लूड मेमोरी, चाइल्डहुड, नेचर एंड द सबलाइम। ओके सो इम्पॉर्टेंट डेट इनकी, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डेट वाइज सोचा आपको बता दूं तो आपको इजीली याद हो जाएगा चीज़ें। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ एंड माइलस्टोन इन द विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ एंड वर्क्स, इनमें हम इस पे बात करेंगे। सो इनकी 1770 7 अप्रैल को ये कॉकर माउथ में इनका बॉर्न हुआ, जो कि कम्बरलैंड इंग्लैंड में है। किसके यहाँ? टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एना कुक्सन, दे आर पेरेंट्स, ओके। एंड 1798 में, अब हम सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे और हमें बहुत इजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 1770 8 साल बाद उनकी माँ की डेथ, हिज मदर डाइज, विलियम इज सेंट टू स्कूल एट हॉकशेड ग्रामर स्कूल। कहाँ जाते हैं वो? हॉकशेड ग्रामर स्कूल, ओके। कब? 1778। 1783 में डेथ ऑफ हिज फादर, फादर की डेथ हो जाती है। एंड लेफ्ट इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। उस समय इन्हें फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्टीज होती है, बिकॉज माँ के बाद पापा थे जो इनकी चीज़ों को, इनके खर्चों को संभालते थे। आफ्टर जब वो भी चले जाते हैं आफ्टर हिज डेथ, तो ही वॉज फाइनेंशियली डिसेबल्ड एंड फाइनेंशियली उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। 1803 की बात किया हमने, डेथ हुआ फादर की। 1807 में क्या होता है? इंट्रेंस सेंट जॉन कॉलेज। और इससे पहले वो कॉलेज स्कूल कब गए? 1778 में हॉकशेड ग्रामर स्कूल। और देन आफ्टर दैट 87 में सेंट जॉन कैम्ब्रिज, ओके, कैम्ब्रिज स्कूल गए।
देन 1790 में टूर किया उन्होंने यूरोप, क्योंकि 71 में वो कॉलेज उनकी कंप्लीट होती है और 70 में वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास और टाइम बचता है जब किसी चीज़ से लिए हमारा कॉलेज वेकेशन या जो भी चीज़ें हैं, तो 70-90 से इन्होंने टूर शुरू कर दिए थे अपने यूरोप के टूर, ओके, इंक्लूडिंग रेवोल्यूशनरी फ्रांस एंड द एल्प्स। और उसके बीच में इन्होंने वो फ्रांस गए और एल्प्स गए, 1791 में वो फ्रांस भी गए। तो इस तरह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था 1790 में ही। 1791 to 92 रिटर्न्स टू फ्रांस, फॉल्स इन लव विद एनिट वेलन, इसी की ड्यूरेशन में होता है। मैंने आपको बताया कि जब कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके आसपास ये फ्रांस जाते हैं और वहीं पर ये चीज़ें होती हैं, ये मिलते हैं एनिट वेलन से, एंड दियर डॉटर कैरोलिन इज बॉर्न। ये आपका 91 से 92 के बीच रहेगा, याद रखिएगा, एक साल में ही चीज़ें हुई हैं ये सब। वो मिले हैं उनसे और उनकी बेटी भी, कैरोलिन नाम की बेटी उनकी पैदा हुई। और 1793 उसमें क्या होता है, पब्लिशेस इज फर्स्ट पोएम्स, दो पोएम आई थी, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। आपकी कौन कौन सी, एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, दोनों की डेट सेम है आपकी 1793, ओके। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज आपकी डेट इंपॉर्टेंट है अब वर्क के साथ। तो हम जब वर्क को पढ़ते हैं हम सीक्वेंस वाइज उसकी डेट्स को भी याद करते चल सकते हैं। स्पेशली आपको बायोग्राफी क्यों बताई जाती है, क्योंकि बायोग्राफी से आप ये समझ सकते हो कि उन्होंने ये चीज़ें कब स्टार्ट की, कब ये चीज़ उन्होंने कंप्लीट की, ये सब चीज़ें हमें हेल्प मिलती है। 1795 में ओके, 1795 में रिसीव्स लेगेसी फ्रॉम फ्रेंड रेस्ले कॉलवर्ट एंड इनेबलिंग फुल टाइम राइटिंग। इनको उस समय फुल टाइमिंग राइटिंग का अपॉर्चुनिटी मिला 1795 में। और 1797 में क्या होता है, 1797 में मूव्स टू अल्फोक्सडेन विद सिस्टर डोरोथी। ये कहाँ चले जाते हैं, अल्फोक्सडेन, ओके, अपनी बहन के साथ, सिस्टर डोरोथी के साथ। मीट्स कॉलेज, यहीं पर ये मिलते हैं कॉलेज से, एंड बीइंग लिटरेरी कोलैबोरेशन, और यहीं पर इन लोगों का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन तैयार होता है, जिसका इनकी लाइफ में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा ये खुद नहीं जानते रहे होंगे। 1797 में ये प्लान करते हैं लिरिकल बैलेट्स लिखने की, जो कि 1798 में तैयार हो जाती है, और यही सबसे बड़ी शंखनाद होती है रोमांटिक मूवमेंट की, रोमांटिसिज्म की इंग्लैंड में, ओके। 1798 में लिरिकल बैलेट्स इनकी पब्लिश होती है, ओके, लिरिकल बैलेट्स इनकी पब्लिश होती है। कब होती है, 1798 में। विथ कॉलेज इज पब्लिश्ड मार्क्स बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, ओके। क्या समझा जाता है ये, बिगिनिंग ऑफ, इट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ये हमें डेट याद रहेगा। अब मैंने इतनी बार आपको ये बता दिया है कि ये डेट आप भूलेंगे नहीं, 1798। और जस्ट इसका अपोजिट ही डेट अगर आपसे कंफ्यूजन के लिए पूछ सकता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट जस्ट इसके अपोजिट है, ओके, 1789, 1789, ओके, 1789 आपके रेवोल्यूशन की डेट है और लिरिकल बैलेट्स की डेट आपकी 1798 है। 1799 में क्या हुआ, मूव्स टू डव कॉटेज, ये डव कॉटेज चले जाते हैं जो कि ग्रासमेयर में है, विद डोरोथी के साथ। ये देखिए डव कॉटेज का पिक्चर है, कितना सुंदर कॉटेज है ना। अब कोई ऐसी जगह रहेगा तो कैसे नेचर से जुड़ा नहीं रहेगा, खुद सोचिए। हमें मौका मिलेगा, हमें आपको भी, तो हम भी ऐसी जगह पे जाना जरूर पसंद करेंगे, डव कॉटेज, ओके। 1800 में क्या होता है, इनकी सेकेंड एडिशन आती है, किस चीज की, लिरिकल बैलेट्स की, ओके। इनकी सेकेंड एडिशन आती है लिरिकल बैलेट्स की, जिसमें ये प्रीफेस ऐड करते हैं, ओके, इसमें ये प्रीफेस ऐड करते हैं। तो जब भी हमें याद रहना चाहिए कि 1800 में जो लिरिकल बैलेट्स आई थी उसमें क्या नया था, तो वहाँ पर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, वहाँ पर उन्होंने एक प्रीफेस भी ऐड किया। आउटलाइनिंग हिज पोएटिक फिलॉसफी। नेक्स्ट आपके जो चीज़ें हैं, 1802 में क्या होता है, 1802 में मैरी हचिंसन की शादी होती है
मैरी हचिंसन से इनकी शादी होती है। अभी तक हम लोगों ने सब कुछ एक डिटेल्स में देख लिया था। ये आपके पॉइंट वाइज है, जिससे कि आप बस लास्ट में ये पॉइंट्स भी देख लोगे तो आपकी वो सारे जो हमने डिटेल्स में किया है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैरी हचिंसन से इनकी शादी होती है, राइट्स उसी समय इन्होंने ये रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस लिखा, एंड ओड इंटीमेशंस ऑफ इम्मॉर्टैलिटी भी लिखा। ओके, तो ये रहा 1800 तक की बात। अब हम आते हैं 1802 तक की बात हमने डिस्कस की लास्ट स्लाइड में। एंड देन नेक्स्ट इज 1805। यहाँ क्या होता है, कंप्लीट्स द प्रिल्यूड। इसमें उन्होंने कंप्लीट्स प्रिल्यूड किया है बट पब्लिश नहीं किया है। जैसे हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन और लिरिकल बैलेट्स की डेट याद कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट डिजिट है। उसी तरह देखो 1805 में इनकी लिखी है, कंप्लीट हुई है, बट पब्लिश हुई है 1850 में आफ्टर हिज डेथ। ओके, पोस्टमसली पब्लिश हुई है। और ये इसका डेट आपका क्या है, 1805 में, जब इन्होंने कंप्लीट किया है, बट नॉट पब्लिश। ओके, नॉट पब्लिश्ड, ये हमें अच्छे से याद रहना है। नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। हिज ब्रदर जॉन डाइज एट सी। उसी समय इनके ब्रदर की डेथ होती है, जॉन वर्ड्सवर्थ की, ओके, सी के पास। 1810 में क्या होता है, ब्रेक्स फ्रेंडशिप विद कॉलेज। कुछ ऐसी गलत फहमियां होती है जिसकी वजह से फ्रेंडशिप टूट जाती है कॉलेज के साथ, ड्यू टू अ पर्सनल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। अभी आपने पढ़ा था ना कि पहले तो कॉलेज जो उनके पीयर्स थे वो उनकी वर्क की, उनकी चीज़ों की बहुत तारीफ की है, बाद में उनको क्रिटिसाइज किया, उनके पीयर्स नहीं, उनकी सेंटिमेंटैलिटी के लिए। तो ये कुछ इस तरह के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाने की वजह से इनकी दोस्ती टूट गई 1810 में। ओके, 1810 में। 1813 में ये होता है क्या, मूव्स टू रैदल माउंट। वो रैदल माउंट चले जाते हैं रहने के लिए। अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, वहाँ पर वो स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं वेस्टमोर लैंड के लिए। वहाँ पर भी वो अच्छी खासी पैसे अर्न करते हैं, और जिसकी वजह से वो रैदल माउंटेन में घर भी खरीदते हैं, ग्रासमेयर में। देन 1814 में क्या होता है, 13 में उन्होंने रैदल माउंटेन में स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स। 1840 में पब्लिशेज द एक्सकर्शन पब्लिश हुआ, पार्ट ऑफ द रिक्ल्यूज, जो कि रिक्ल्यूज का पार्ट है। एक्सकर्शन पब्लिश हो चुका था। अ प्रोजेक्टेड लॉन्ग फिलोसफिकल पोयम, बहुत ही बड़ी फिलोसफिकल पोयम थी। फिलोसफिकल क्या होता है, जिसमें वो दार्शनिक से जुड़ी बातें करते हो, जिसमें वो ऐसी बातें करते हो जिसकी बहुत डीप मीनिंग हो। तो इस तरह से उनके कुछ वर्क जो फिलोसफिकल थे। 1820 में क्या होता है, पब्लिशर्स कलेक्टेड पोयम्स एंड टूर पे वो अगेन जाते हैं। ओके, यूरोप टूर पे वो अलग अगेन जाते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि कई बार वो रिविजिट करते हैं टिंटन एबे में भी, तो इस तरह से मैं ये पता चल रहा है कि वो टूर करते थे अपनी राइटिंग के बीच में जब भी उन्हें टाइम मिलता था। 1835 पब्लिश येरो रिविजिट। ओके, यारो रिविजिटेड एंड अदर पोएम्स, यहाँ पर भी वो रिविजिट किए हैं, तो उन्होंने इनके बारे में भी 1835 में पब्लिश किया। 1839 में रिसीव किया क्या, ऑनरेरी, इन्होंने डॉक्टरेट का सम्मान की उपाधि पाई। रिसीव्ड ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1839 में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली फॉर इन ऑफ सिविल लॉ। ओके, 1843 April appointed as poet laureate. Okay, poet laureate of England after the death of सदे। रॉबर्ट सदे के बाद, डेथ के बाद ये आए। ओके, अगर हम देखें तो सदे थे। ओके, देन उसके बाद आप वर्ड्सवर्थ, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अब जब टर्म्स की क्लास लेंगे तो उसमें जितने भी पोएट लॉरिएट हैं रह चुके हैं उनका मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगी। अभी आपको ये जो एज में लगभग सेम साथ में चल रहे हैं उनके बारे में बता रही हूँ। ओके, क्योंकि ये उनसे जस्ट पहले थे रोमांटिक एज के टाइम पे, उसके बाद वर्ड्सवर्थ आते हैं, देन उसके बाद टेनिसन आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 1847 डेथ ऑफ हिज बिलीवेड डॉटर। डोरा इनकी एक बेटी है जिनकी डेथ हो जाती है। इनकी लाइफ में इनके
बच्चों की डेथ, 2-3 मतलब 2-3 बच्चों की हमने अभी तक डेथ देख ली है। इसकी वजह से बहुत ही डिवास्टेटेड हुए, बहुत ही टूट गए अंदर से, स्कैटर्ड। ही वॉज वेरी डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ की अभी इनकी कैरोलिन से इन्होंने लूसी पोएम्स में इतने अपने दर्द को दिखाया। देन अगेन डोरा की डेथ हो जाती है 1847 में। एंड 1850 अप्रैल 23 1850 डाइज एट राइदल माउंट, बरीड एट इन ग्रासमेयर चर्चयार्ड। ओके, यहाँ पर ये इनकी पूरी ये कहानी खत्म होती है विद सम स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट डेट्स, जहाँ पर इनकी लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें आपको जानने मिली हैं और पता चला है कि हिज लाइफ वॉज नॉट वेरी इजी। 1850 लास्ट है, तो ये आपकी द प्रिल्यूड उस टाइम पे आई है, आपकी ये द प्रिल्यूड आई है उस टाइम पे। इज पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, इनकी वाइफ ने इसको वो किया, पब्लिश किया। फाइनली रिवीलिंग द पोइटिक बायोग्राफी। ओके, क्योंकि ये है नहीं तो इनके बाद इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश किया और इनकी वजह से हमें इस वर्क के बारे में भी कुछ जानने को मिला। ओके क्लास, तो आई थिंक आपकी आज हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी विथ सम इम्पॉर्टेंट डेट्स, उनके वर्क्स, थीम्स, अभी हम लोगों ने उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब हम लोग कल क्लास में आपके आई विल स्टार्ट टेक्स्ट। अब जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, जो बहुत इनसे लाइंस आती हैं, कोटेशंस आते हैं, अब हम लोग आपके नेक्स्ट क्लास में उस पे काम करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप अभी तक आपको जो भी मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फॉर्म अ स्टोरी, आपको भी अपने दिमाग में इसी स्टोरी फॉर्म में उन्हें याद रखना है। और दे आर नॉट आई मीन डेट्स याद करना बिल्कुल टफ नहीं होगा जब आपको वो स्टोरी वाइज एक कॉन्सिक्वेंस के साथ पता रहेगी। ओके, सो थैंक यू क्लास, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई रिवाइज जरूर करिए जब भी आपको टाइम मिले। बाय बाय।